वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग जीएस पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। जीएस पेपर 1 में अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे, और इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जमींदारी व्यवस्था है ना, उसी को अस्थाई व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं, इसी के बारे में देखेंगे। और ये क्लासेस आपको पर डे एवरी मॉर्निंग आपको सुबह 7 AM को मिल जाती है। तो 7 AM को आपको जीएस पेपर 1 और 8 AM को आपको जीएस पेपर 2 की क्लासेस मिल जाती है, जो कि आपका झारखंड का होता है। 8 AM को झारखंड झारखंड की क्लासेस 8 AM को मिल जाती है। और साथियों, आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी में निश्चित रूप से हमें सफल होना है और बहुत ही शानदार स्कोर लाना है, तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में बहुत ही आराम तरीके से मज़े से आप जेपीएससी पीटी क्रैक कर सकते हो। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। एंटायर सिलेबस को कवर कराया जाएगा और भी डिटेल्स में, और कुछ स्मार्ट टेक्निक से तैयारी कराया जाएगा ताकि आप कम समय में पीटी को क्रैक कर सकें। हमारा टारगेट है मिशन क्रैक जेपीएससी। तो चलिए क्लासेस में स्वागत करते हैं। इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था भी इसको बोलते हैं, अस्थाई व्यवस्था भी बोलते हैं, इस्तमरारी व्यवस्था भी बोलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट इसे कहा जाता है। तो ये क्या था, किसानों से जो टैक्स वसूला जाएगा अंग्रेज सरकार के द्वारा, उसके लिए व्यवस्थाएं अलग अलग, वो कंफ्यूज थी। अंग्रेज है ना, बहुत जगह बार कंफ्यूज थे कि किस प्रकार टैक्स वसूला जाए। तो इसी तरह उन्होंने 3 से 4 व्यवस्थाएं लागू की थी कि इस तरीके से वसूलेंगे, फिर कुछ दिन बाद इस तरीके से वसूलेंगे, और कुछ एरिया में अलग तरीका अपनाया, अलग एरिया में अलग तरह का तरीका अपनाया। तो एक तरीका था जमींदारी व्यवस्था ना, टैक्स जो वसूलेंगे ना, हम लोग नहीं वसूलेंगे, कौन वसूलेगा? एक जमींदार। बीच में एक जमींदार वर्ग को लाया गया, वो टैक्स वसूल के किसान को अंग्रेज को देगा। और ये व्यवस्था अस्थाई थी, परमानेंट थी, तो इसीलिए इसका नाम अस्थाई हो गया। जमींदार वसूलते थे इसलिए इसका नाम जमींदारी हो गया। इस्तमरारी व्यवस्था भी इसको बोलते हैं। तो चलिए इस व्यवस्था के बारे में जानते हैं, ये व्यवस्था क्या थी और इस व्यवस्था को डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। तो और जहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका 1790 में इस व्यवस्था को लागू किया गया। 1790 में व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन उस समय ये अस्थाई व्यवस्था नहीं था। 1790 में इसको हम जो जमींदारी व्यवस्था बोल सकते हैं ना, इस दौरान ये जमींदारी व्यवस्था था, लेकिन अस्थाई व्यवस्था नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ 10 सालों के लिए लागू किया गया था। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। तो जमींदारी व्यवस्था को पहले आपका कितने दिनों के लिए? 10 सालों के लिए लागू किया गया। 10 साल, यहाँ देखिए, 10 साल के लिए। और किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के काल में इस व्यवस्था को लागू किया गया था 1790 में, 10 साल के लिए। ये पूछा जाएगा जमींदारी व्यवस्था को आरंभ में कितने सालों के लिए लागू किया गया था, तो वो 10 सालों के लिए लागू किया गया था। किसने लागू किया जमींदारी व्यवस्था को? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसमें क्या होता था इस व्यवस्था में, वो समझ लीजिए। इसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकार जमींदार को ही माना गया। मतलब जमींदार ही भूमि का मालिक है और लगान वसूल कर वही देगा, है ना। लगान वसूल कर कौन देगा? जमींदार। तो जमींदार एक तरह से मीडिएटर का, मध्यस्थ का काम कर रहा था किसान और सरकार के बीच। अतः इसे जमींदारी मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो कितने नाम हो गए? जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी व्यवस्था, या एक देखिए मालगुजारी व्यवस्था भी इसको कहते हैं। 4 नाम आपको देखिए मिल गए अभी से ही। ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। कोई भी व्यवस्था पूछे, मालगुजारी व्यवस्था क्या थी, अस्थाई बंदोबस्त क्या था, है ना, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था, जमींदारी बंदोबस्त क्या था, तो सभी का आंसर एक ही होगा, सबका मतलब एक ही है। 1790 में से क्या किया? 10 साल के लागू किया गया। अब 1793 में से क्या कर दिया? इस 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर परमानेंट कर दिया, अस्थाई कर दिया। इसलिए इसका नाम अस्थाई व्यवस्था हो गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि इसमें बहुत अच्छा मजा है ना, किसान का फसल मर जाए, अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। इतना टैक्स फिक्स कर दिया, जमींदारों को कह दिया कि मान लीजिए अस्थाई ऐसे हो गया, मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कोई एरिया दे दिया XYZ, कोई मान लीजिए इसका जेड नाम है इस एरिया का, इसकी जमींदारी किसी एक पर्सन को दे दी, इसका नाम ए है ना, ए जमींदार है, या जे से जमींदार करते हैं, ये जमींदार है, ये इसको दे दिया जे को।
अब ये जमींदार जो है उसको यहाँ से टैक्स वसूलने का दायित्व दे दिया। टैक्स वसूलने का जो दायित्व दे दिया इस एरिया से, यहाँ से टैक्स वसूलने के लिए वो अब किसान के पास जाएंगे और किसानों से टैक्स वसूलेंगे। और इनके साथ फिक्स कर दिया कि मान लीजिए यहाँ पर आपको हमको 5 लाख देना है ना, 5 लाख टैक्स अंग्रेजों को इसको देना है। तो ये 5 लाख यहाँ से वसूलेंगे और अंग्रेजों को दे देंगे। ये व्यवस्था थी। चाहे यहाँ फसल हो या नहीं हो, चाहे यहाँ व्यवस्था कितनी ही विपरीत हो, ये किसान जमींदार के जबरदस्ती किसानों से टैक्स वसूलते थे और इतना जमा करते थे। उसमें से इसका हिस्सा जमींदार को मिल जाता था। जमींदार को उसका हिस्सा मिल जाता था और एक तरह से अंग्रेजों को एक परमानेंट रकम मिल जाती थी ना, बिना मेहनत किए, बिना दौड़े धूपे। ऐसे क्या था, पर किसान के पास जाके वो टैक्स वसूलने में बहुत परेशानी थी। उसके पास उतना मैन पावर भी नहीं था। अंग्रेज के पास उतना मैन पावर भी नहीं था, और मैन पावर अगर लगाएंगे तो उसे सैलरी भी देना पड़ेगा, सैलरी पे भी खर्च होगा। वो सारी व्यवस्थाओं से वो बच गए थे और जमींदार पर ही सारा जिम्मा दे दिया। जमींदार भी खुश थे क्योंकि वो इसके बदले में अभी देखेंगे किस प्रकार मुनाफा करते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे और किस प्रकार यह किसानों के शोषण का माध्यम बना, उन सभी चीज़ों के बारे में अभी बात करेंगे साथियों। तो व्यवस्था को समझ गए कि ये एक्चुअली जमींदार बीच में थे, उन्हीं के माध्यम से टैक्स वसूला जाता था। उन्हीं को आगे कर कर अंग्रेज कह सकते हैं कि भारतीय किसानों का शोषण करने का कार्य करते थे। तो कब इसको अस्थायी किया गया? 1793 में अस्थायी कर दिया गया। 10 वर्ष की व्यवस्था को क्या कर दिया? अस्थायी कर दिया। और क्योंकि इसका जो आकलन था कि भू राजस्व संबंधी प्रयोग के लिए 10 वर्ष का समय अल्प है, उन्होंने 10 वर्ष जो पहले ये निर्धारित किया था वो अल्प है। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, पहले एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में पूछा जाएगा। यह अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कितने सालों के लिए की गई थी? आरंभ में 10 सालों के लिए की गई थी। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगान जो वसूलते थे जमींदार, उसको हिस्सा मिलता था कितना? 1/11। और लगान जो सरकार को दिया जाता था वो था 10/11। वो जो वसूलते थे, मान लीजिए कि उसको अगर परसेंट में बात करें तो 11% मिलता था जमींदारों को, 11% जमींदारों को, और 89% सरकार के खजाने में जमा होता था लगान जो वसूलते थे उसका। तो किसको फायदा था? सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा था। और जो 11% जमींदार को मिलता था, एक तरह से उसको एक अच्छा रोजगार मिल गया था, अच्छा रोजगार मिल गया था और लोगों पर हुकूमत चलाते थे, डराते थे, है ना? तो एक जमींदार वर्ग भी एक पैदा हो गया इस व्यवस्था के कारण, और बहुत ही मजबूत जमींदार वर्ग। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करेगा। यही था सबसे बिग पॉइंट, कितना लगान वसूल करेगा, इसका कोई उन्होंने डाटा नहीं दिया, कोई पैमाना तय नहीं किया। लगान वसूली का अधिकार सीधा जमींदारों को मिल गया, यानी जमींदार को ही सब कुछ बना दिया गया, सरकार को नहीं। इसका परिणाम हुआ जमींदारों का किसानों पर शोषण बढ़ा। मान लीजिए इस एरिया पे कह दिया एक जे उसको जमींदारी मिली किसी एरिया की, इस एरिया से कह दिया कि उसको अब कितना वसूलना है? 3 लाख। मान लीजिए 3 लाख वसूलना है। 3 लाख में उसका 89% मिल जाएगा अंग्रेज सरकार को, अब बाद बाकी 11% मिल जाएगा जमींदार को। लेकिन जमींदार क्या करते थे कि उनका तो फिक्स नहीं था कि इस किसान से कितना टैक्स वसूलना है, ये उनका फिक्स नहीं किया गया था, जिसके कारण वो अब 3 लाख की जगह चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूले, इसको 5 लाख तक वसूल लेते थे, 10 लाख तक वसूल लेते थे। और ज़बरदस्ती कह सकते हैं किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा करने लगे। शोषक वर्ग के रूप में जमींदार वर्ग कह सकते उभर गया, शोषक वर्ग के रूप में। अब ये क्या करते हैं, सरकार को तो 3 लाख ही देना है, इसको 3 लाख में ही 89% देना है, और बाद बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ उनका हो जाता था। यानी कह सकते हैं जमींदार वर्ग जो एक भारतीय हुआ करते थे, वही भारतीयों का शोषण करने लगे। जमींदार वर्ग भारतीयों का शोषण करने लगे। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी रही, क्योंकि उन्हें ये उसकी लिमिट नहीं था कि आप किसानों से इतना ही टैक्स वसूले, उससे अंग्रेज सरकार को लेना देना नहीं था, उसको बस अपना अमाउंट चाहिए। तो इसके कारण कहते जमींदार वर्ग किसानों पर शोषण करने लगा, एक शोषक वर्ग के रूप में जमींदार वर्ग का उदय हुआ। अब 1793 में इसमें क्या, कभी कभी अकाल पड़ जाता था, सुखाड़ आ जाता था, बाढ़ आ जाता था, तो किसान जो होते थे वो लगान नहीं दे पाते थे, टैक्स नहीं दे पाते थे। तो जो जमींदार होते थे, सब जमींदार तो एक तरह का नहीं होता है, कुछ लोगों का कह सकते हर्ट, थोड़ा काइंड पर्सन भी होते हैं, कुछ काइंड पर्सन भी जमींदार थे। जब वो किसानों के पास जाते थे तो उनको देख के उस पर दया आ जाता था ना,
देख के दया आ जाता, चलो यार इसका तो अभी उत्पादन हुआ नहीं, प्रोडक्शन हुआ नहीं है और फसल नष्ट हो गया बाढ़ के कारण या सुखाड़ के कारण, तो ये कैसे टैक्स देगा? तो टैक्स ये नहीं वसूल पाते थे, है ना? कुछ दयालु प्रवृत्ति के भी ज़मींदार आए, जो टैक्स वसूल नहीं पाते थे और टैक्स जैसे कि इस गरीब के हाथ से टैक्स लेना उसको थोड़ा खराब लगता था। उन्हें ट ज़मींदारी व्यवस्था में तो आ तो गए, लेकिन अपनी जगह नेचर के कारण वो अच्छे से टैक्स वसूल नहीं पाते थे। जिसके कारण वो क्या था, सरकार को टैक्स मिल नहीं पाता था। वो सरकार को जाके बोलते थे कि नहीं सर ऐसा-ऐसी बात है, बहुत ही मजबूरी है लोगों के साथ, टैक्स नहीं वसूल पाए। तो क्या करना है, ज़मींदारों को अब सबक सिखाने के लिए एक नई व्यवस्था लाई 1793 में, जो रेगुलेशन आपका 14 है, विनिमय 14, इस व्यवस्था का विनिमय 14 द्वारा सरकार को ज़मींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला। यानी वैसे या ज़मींदार जो कि समय पर और नियत टैक्स नहीं देंगे जो उसको निर्धारित है, तो उसके ऊपर सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया है ना, कि इतना तारीख के सूर्य के अस्त होने से पहले, इतना तारीख एक डेट दे देता था, सूर्य के अस्त होने या सूर्य के डूबने से पहले टैक्स चाहिए। और 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया। और इसके बाद अगर जमींदार नहीं दे पाते थे टैक्स, तो उस जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती है और दूसरे जमींदार को दे दी जाती थी। दूसरे लोग उस जमींदारी को फिर खरीद के वो फिर कर सकते हैं कि ज़्यादा अच्छे से टैक्स वसूल कर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सरकार को देने का काम करते थे। तो सूर्यास्त का नियम किसके ऊपर लागू किया गया था? जमींदारों के ऊपर। जमींदार जो कि टैक्स टाइम पे नहीं दे पाते थे कलेक्शन करके, उनके ऊपर लागू किया गया था। कब? 1794 में। किस नियम के द्वारा? 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के विनियम 14 के द्वारा, विनिमय 14 के द्वारा। और इसमें जमींदारों की जमीन नीलाम कर दिया था सूर्यास्त के नियम के माध्यम से। यह व्यवस्था देखा जाए तो भारत के 19% भाग पर लागू की गई। भारत का जो एरिया था उसके 19% भाग पर लागू की गई। अगर देखा जाए किस-किस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा बंगाल में था, बिहार में, उड़ीसा में, इसके अतिरिक्त बनारस और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू था। याद रख लीजिएगा ये 5 एरिया है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि ज अस्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू था। कितने प्रतिशत भाग पर लागू था? तो 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू था। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में देख लें। 1812 तक संशोधनों के द्वारा जमींदारों को यह अधिकार दे दिया कि लगान न देने वाले किसानों को जमीन बिना न्यायालयों की पूर्व अनुमति के वे जब्त कर सकते हैं। अब ये पहले क्या था, आपका सूर्यास्त का नियम जमींदारों पर लागू किया गया। सूर्यास्त का नियम 1794 में जमींदारों पर लागू कर दिया गया। अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाएगा। तो ज़मींदारों ने भी आवाज़ उठाया कि आप मेरी ज़मींदारी नीलाम कर दे रहे हैं, और जो किसान है हम तो उससे टैक्स वसूलने जाते हैं, वो टैक्स देते नहीं हैं, वो मजबूरियाँ बताते हैं, तो मुझे भी तो कुछ अधिकार दिया जाए। तो इन ज़मींदारों के माँग को देखते हुए 1812 में क्या किया, अब ज़मींदारों को भी अधिकार दे दिया कि आप किसानों का ज़मीन को ज़ब्त कर सकते हैं। जो किसान टैक्स नहीं देगा, लगान नहीं देगा, उसके ज़मीन को आप ज़ब्त कर सकते हैं ना, ज़ब्त कर सकते हैं। और कब? बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति, कोर्ट से भी अनुमति नहीं लेना है। इसलिए क्या हो, कृषक अब दास बनने लगे, उसकी ज़मीन खत्म होने लगी, अब वो दास बनने लगे। कर सकते बंधुआ मजदूर बन के काम करने लगे, दास के रूप में इधर-उधर घूमने लगे, लोगों के यहाँ काम करने लगे, है ना? परमानेंट दास बन गए, ज़मीन ही नहीं बचा, किसान र कहाँ से रहेंगे वो? तो किसानों को अभी इसमें बहुत शोषण हुआ, ज़मींदार भी कुछ शोषित हुए और आगे देखेंगे सरकार को भी विशेष फ़ायदा नहीं हुआ, है ना? सरकार को भी विशेष फ़ायदा नहीं हुआ इससे, देखा जाए तो। क्योंकि बाद में जैसे कि व्यवस्थाएँ बदलती है, परमानेंट करने से कोई चीज़ किसी चीज़ को हमेशा एक जैसे लागू नहीं किया जा सकता है। बाद में बहुत तरह की, जैसे कि फसल का उत्पादन कभी बढ़ा, तो उस समय बढ़ा हुआ टैक्स मिलना चाहिए, या जब घटा तो घटा हुआ टैक्स लेने से दोनों व्यवस्थाएं को किसान भी खुश रहते हैं, सरकार को भी फायदा होता है। लेकिन एक ही व्यवस्था हर जगह रखने से क्या होता है कि कभी किसान को लॉस, कभी सरकार को लॉस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त के नियम के कारण क्या हुआ, नए वर्ग जैसे व्यापारी, साहूकार आदि जमीन खरीदकर जमींदार बन गए, जिससे अनुपस्थित एवं दुर्वासी जमींदार का उदय हुआ। सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ इस जमींदारी व्यवस्था के कारण, जब सूर्यास्त का नियम लागू किया गया और बहुत सारे जमींदारों की जमीन नीलाम कर दी गई, तो जमींदार अब ऐसे वैसे लोग आने लगे जो बिजनेसमैन थे ना, बिजनेस मान ले वो मुंबई में बिजनेस कर रहे हैं, दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, वो पूंजी इन्वेस्ट कर देते और नीलामी में आते थे और यहाँ की जमींदारी खरीद लेते थे। और वो वहीं से अपने स्टाफ को भेजकर सारा व्यवस्था टैक्स वगैरह वसूली करते थे
और उसे जो फायदा मिला, इस तरह क्या हुआ कि एक दूरवासी, है ना, दूरवासी जमींदार वर्ग का उदय हुआ, जो कि दूर में रख अपनी व्यवस्था को सिर्फ कह सकते हैं देखते थे, गाइडिंग करते थे, पूंजी इन्वेस्ट करते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन साहूकार आने लगे, उसको सिर्फ फायदा नजर आता था, सिर्फ फायदा उसको चाहिए। तो जमींदार के ऊपर जमींदार, ऐसी व्यवस्था होगी। अब जैसे होता है ना, कोई ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है, किसी चीज़ का पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो ठेकेदार के नीचे ठेकेदार, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे हो गया कि आपका जमींदार के ऊपर जमींदार, जमींदार के ऊपर जमींदार। एक जमींदार टैक्स वसूल रहा है, तो वो अपना फायदा अलग कमा रहा है ना। अगर उसको जैसे बड़ा जमींदार जो है, मैं मूल जमींदार है, वो उसको कहा है कि नहीं, आपको यहाँ से हमको 5 लाख वसूल करके देना है। अब वो 6 लाख वसूल रहा है, ठीक है, 6 लाख वसूल या 7 लाख वसूल रहा है, और जो मेन जमींदार है उसको 5 लाख दे रहा है। अब वो जो 5 लाख जो मेन जमींदार को दे रहा है, वो सरकार को कितना दे रहा है? 3 लाख। यानी 2-3 लेयर पे शोषण स्टार्ट हो गया इसके कारण। और अनुपस्थित रहने से क्या इसका हुआ, वो किसानों की जो जो कैसे दुर्दशा थी, उसको वो देख नहीं पाते थे दूर से, उससे दया भी नहीं लगता था। और जो सामने आके देखते हैं किसानों की क्या स्थिति है, उनके घरों में खाने को अनाज नहीं है, उससे टैक्स जब वसूलने जाते थे, थोड़ा उनके अंदर दया की भावना आती थी और कुछ मर्सी दे देते थे, है ना? कुछ दया की भावना आने के कारण उसका उस तरीके से शोषण नहीं करते थे। लेकिन जब वो आप दिल्ली में बैठे हैं, आप मुंबई में बैठे हैं और धनाढ्य वर्ग है, व्यापारी है, तो उनको ये सब दिखता नहीं था, जिसके कारण शोषण और ज़्यादा बढ़ा, है ना? किसानों का शोषण और ज़्यादा बढ़ा। अब देखिए, यहाँ पर इसका दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, अस्थायी होने के कारण कृषि के अनुकूल या प्रतिकूल पैदावार। अस्थायी व्यवस्था थी, तो कृषि के अनुकूल या प्रतिकूल पैदावार होने के बावजूद दरों में परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे सरकार को भी हानि हुई। जी हाँ, मान लीजिए अनुकूल व्यवस्था, बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत प्रोडक्शन हुआ, लेकिन सरकार को कितना मिला? जितना फिक्स था उतना ही मिला। उस बार प्रोडक्शन तो ज़्यादा हुआ, तो जमींदारों ने ज़्यादा वसूला, है ना, किसानों ने भी खुशी-खुशी दिया टैक्स। तो अनुकूल परिस्थिति में सरकार को फायदा नहीं हुआ, सरकार को हानि हुई। प्रतिकूल परिस्थिति जब थी, मान लीजिए जब बाढ़ आया, भूकंप आया, पैदावार नहीं हुई, उस समय भी उतना ही वसूलने का प्रयास किया। इससे के कारण किसान नाराज़ हुए, है ना? किसानों का शोषण बढ़ा और सरकार को तो टैक्स उतना मिल गया, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में सरकार का क्या दायित्व है कि वो आम जनता के साथ रहे। आम जनता के साथ नहीं रहने के कारण, इसी के कारण कह सकते हैं किसान वर्ग अंग्रेज़ सरकार के विरोध हो गए और उनके खिलाफ आक्रोश उनका बढ़ा। ये इनका साइड इफ़ेक्ट रहा, प्रभाव रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों को लाभ तो हुआ कि उन्हें अस्थायी रूप से लगान की सुनिश्चितता प्राप्त हो गई। जी हाँ, अंग्रेज़ों को लाभ हुआ कि अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से उन्हें पैसे आने लगे, जिसका प्रयोग उन्होंने साम्राज्य विस्तार में किया और स्थिरीकरण में किया। कृषि व्यवस्था में निवेश या ध्यान न देकर सारा ध्यान व्यापार उन्नति में लगाया। उन्होंने यहाँ से कह सकते हैं एक तरह से अपना टेंशन फ्री पैसा कमाया, कोई टेंशन नहीं, और उस पैसे से वो कहाँ गए? उसको व्यापार में, युद्ध में और अलग-अलग क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार में लगाया। अंग्रेज़ों को इससे फ़ायदा भी हुआ, सरकार को। अंग्रेज़ों को भारत में जमींदारों के रूप में एक सामाजिक मित्र भी मिल गया। एक कह सकते हैं ऐसे मित्र मिल गया, जिससे कि अंग्रेज़ सरकार से फ़ायदा था। अब ये लोग जमींदार जो है, दिल से चाहता था कि अंग्रेज़ यहाँ बने रहें, क्योंकि उसको इससे फ़ायदा था। 1857 के जो महाविद्रोह हुआ, उसमें जमींदारों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसी के कारण कि उसे यहाँ पर एक अच्छा खासा रोज़गार मिला था और मुनाफ़ा कमा रहे थे। अब कुछ विद्वान हैं जो भारतीय हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या विचार व्यक्त किया, उनके बारे में हम देख लेते हैं। 18 ये जो 1793 का अस्थायी बंदोबस्त है, इसके बारे में अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग मत दिया है। तो उससे भी प्रश्न आते हैं। सबसे पहले देखिए, आरसी दत्त, आपका आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय इस व्यवस्था के समर्थक थे, है ना? पूछा जाएगा कौन से भारतीय जमींदारी व्यवस्था के समर्थक थे, तो आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय इस व्यवस्था के समर्थक थे। आरसी दत्त जो थे, उन्होंने तो कहा कि ये पूरे भारत में लागू होनी चाहिए, है ना? पूरे भारत में इसको लागू कर दीजिए, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाद में परवर्ती काल में 1945 में जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट बनी। तो जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए 1945 में कौन सी कमेटी बनी? फ्लाउड कमेटी, याद रखिएगा। जमींदारी व्यवस्था के जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी? फ्लाउड कमेटी। कब बनी थी? 1945 में। इस रिपोर्ट में उसने कहा कि इस व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, अर्थात इस रिपोर्ट में अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई। फ्लाउड कमीशन का संबंध अस्थायी बंदोबस्त से है, 1945 में लागू किया गया। इसने इस व्यवस्था को खराब बताया। 2 भारतीयों का नाम याद रखें, आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय, जिन्होंने इस व्यवस्था का समर्थन किया। आरसी दत्त ने तो कहा कि इसे पूरे भारत में लागू करनी चाहिए। तो अभी हम साथियों देख रहे हैं जमींदारी व्यवस्था, और जमींदारी व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आ सकते थे, हम लोगों ने उसे देखा।
तो इसी तरह आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 दोनों की क्लासेस करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। और क्लासेस का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन मिले, आप क्लासेस की सूचना आप तक पहुंचे, आप क्लासेस देख सकें, अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।